चलो हमने क्या कराया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? हाँ, थोड़ा डिवीजन तो होना ही है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इमिशन बताया था कि बहुत सारी रेडिएशंस जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन से यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे आती हैं। जैसे मैंने बताया था कि 5 साइंटिस्ट ने मिलकर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को कॉन्सेप्ट को बताया था, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पी फंड। अगर कभी भी बहुत सारी लाइंस जो है ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 पे आती हैं तो कहने का मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? n=1 क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। मैंने बोला था कि अगर कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो उसकी n की वैल्यू 2 होती है, और अगर कोई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू 3 होती है। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कोई रेडिएशन है वो 3 से 1 पे आ रहा है तो इनिशियल कितना हो जाएगा? n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। हाँ, 3 से 1 पे, तो फाइनल से इनिशियल आ रहा है ना, तो n1 क्या हो जाएगा? 1, और n2 क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे हो? हमने एक क्वेश्चन किया था, वो बोल रहा था कि n=5 n=3 पे आता है, लास्ट लेक्चर में याद है आपको? तो n1=3 और n2=5। हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग न्यूक्लियस से अगर दूर जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर कभी भी हम लोग न्यूक्लियस के जितना पास आते हैं एनर्जी उतनी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई डिस्ट्रैक्शन है और हम उस डिस्ट्रैक्शन के बहुत करीब हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे लाइफ में। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मतलब उस डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस डिस्ट्रैक्शंस को कितना हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, और अगर आप न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट में रहते हो तो एनर्जी सबसे कम रहती है। मुंह क्यों बनाया तुमने? बड़ा पाव जैसे तुम्हारा मुंह दिख रहा है इस टाइम पे। अब देखो, मैंने एनर्जी का एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था कि En जो होता है -13.6 अपॉन n², बताया था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला था कि अगर पहले ऑर्बिट के लिए, दूसरे ऑर्बिट के लिए, तीसरे ऑर्बिट के लिए अगर हमको यहाँ पे एनर्जी बतानी है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ना क्या है वो? झूठ ना बोलो। नहीं ना? सुबह सुबह कौन नहाता है? अरे मैं ना क्या हो ना, आप ना क्या हो? वेरी गुड। आप? हेलो, लग तो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे उठे हो और भाग आए हो। आप गर्ल्स तो आई थिंक ना कहती होंगी ना। आप पूछना पड़ता है, क्या करूं? बहुत सारी क्लास में, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आगे नहीं आते, तो उनका जो फोकस होता है, मतलब देखो उसका रीजन है, अगर आप मॉर्निंग में नहीं आते हो ना तो आपका जो माइंड का जो सेल्स होता है वो मतलब एक्टिव नहीं होता। आपको लगेगा मतलब बहुत आप बैठे रहोगे, मतलब वो चीजें आपको मतलब दिमाग में सेट ही नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में नहाते हो तो आप बहुत कूल फील करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे n=1 अगर आप रखोगे तो n=1 रखने पे क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यही वही रहेगा ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मैंने एक और बताया था, अगर हमको जूल में बताना हो, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बताई थी? एनर्जी का फॉर्मूला एक और था, -2.18 10⁻⁻18। ये जो वैल्यू होती है वो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। हाँ,
आर एच, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और यहां पर क्या होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। भाई जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, या नंबर ऑफ शेल, ठीक है। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ शेल। हाँ बोलो। हाइड्रोजन की बात ना करें और किसी और एटम की करें तो जेड की वैल्यू चेंज होगी ना। हाँ और क्या, ये जो बताया था उन्होंने वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बताया था। ये जो उन्होंने बताया था वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बताया था कि हाइड्रोजन के लिए ही होगा ऐसा। हाँ, उन्होंने हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही बताया था। यही तो फिर उनका डीमेरिट्स हुआ ना न्यूज बोर का। उन्होंने बोला था कि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही ये हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सब हो गया था। अच्छा, हमने रेडियस का फॉर्मूला भी बताया था। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 52.9 बताया था क्या, इसको बोर रेडियस बोलते हैं, बताया था 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड बताया था। और ये फॉर्मूला हुआ था नहीं हुआ था क्या, आर एन इक्वल टू 52.9, एक सेकेंड, ये हुआ था आर एन इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसको नोट करिए भाई। अच्छा, ये मैंने नोट करवाया था आपको, थोड़ा देखो जरा। बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो होता है वो 52.9 होता है और इसको बोर रेडियस बोलते हैं। नोट कर लिया ये फॉर्मूला, हो गया। नोट करो जरा, इस पर एक क्वेश्चन पहले नोट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ, इस पर रेडियस पे। आज आप सो के आए हो ना, आज आप सोए हो ना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं सोए हो, आंखें बता रही हैं। नोट करो, कैलकुलेट द रेडियस, सभी लोग कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी। associated with the first orbit of first orbit of हीलियम प्लस। देखो मेरी बात सुनो, क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अच्छा, हीलियम प्लस का मतलब क्या होगा, थोड़ा देख लो फिर आप इसका आंसर बताना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, उसने बोला है हीलियम का प्लस चार्ज, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एक प्लस चार्ज का मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पर वो फिर से एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब वो हाइड्रोजन होगा। भाई हाइड्रोजन का भी तो 1 ही होता है ना। तो उसने बोला है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ये हाइड्रोजन लाइक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। लेकिन जब आप वैल्यू रखोगे z की तो वैल्यू आप कितना रखोगे, 2 रखोगे। ये हाइड्रोजन लाइक है बट वैल्यू आप उसका एक्चुअल रखोगे 2, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब बताइए क्या होगा, वही फॉर्मूला एनर्जी का -2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और रेडियस का भी जो बताया था आर एन इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड।
ट्राई करो सब लोग। अरे भाई बता तो दिया, अभी क्या चाहिए? हाँ वही रहेगा। आप नए स्टूडेंट हो, क्या नाम है आपका? दिव्यानी। दिव्यानी, ओके। और कोई है नया स्टूडेंट? रेडियस को नॉर्मली जो फॉर्मूला दे रखा है आपको एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना। अच्छा, जितनी बात करने वाली लड़कियां थी यार नहीं आई ना, दो पीछे बैठती थी। नहीं, ये दो आगे बैठ तो आई है, दो पीछे बैठती थी। वो जो सब कुछ बोल लेती फिर बोलती है सॉरी। देखो आर एन की वैल्यू क्या थी? रेडियस का फॉर्मूला ही है आर एन इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। वो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा था, तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू क्या होगी? 1। यहाँ पे एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना, जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हीलियम प्लस का मतलब ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज तो है, बट यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। जेड की वैल्यू 2 होगी। अब उसके बाद क्या होगा? यहां पे आर एन हो जाएगा, मतलब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा? क्यों? इधर देखो, फोन क्यों देखना है? हीलियम में एक ही शेल। 52। अरे सर ने बोला 1 क्यू एन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52.9 अपॉन 2। यहां पर क्या होगा? 2 2 जा 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा? 26.4, ठीक है। ये R1 की वैल्यू होगी, पिकोमीटर में ही रहेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, क्या हुआ? 26.45, सॉरी, गुस्ताखी माफ। अब उसके बाद यहां पर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो -2.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या हुआ? यहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा, मुझे पहले ऑर्बिट बताना है E1 की वैल्यू, तो यहां पर क्या होगा? E1 Z की वैल्यू 2 है ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो यहां पर क्या होगा? -2.18 इंटू 10 के पावर -18 और इंटू 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? क्या हुआ? ये क्या बनाया? देखो जरा, दिखाओ तो। आपको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलेंगे।
बोर थियरी कैन बी अप्लाइड, नोट करो जरा, बोर थियरी कैन बी अप्लाइड, नील्स बोर, भाई साइंटिस्ट का नाम था ना, बोर थियरी कैन बी अप्लाइड टू, कौन है यार, अभी लेक्चर में हो, ठीक है। तो यहां पे बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, लाइक मतलब जैसा, फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+। हाँ, हीलियम प्लस लिथियम 2+, हीलियम प्लस लिथियम 2+ और बेरिलियम। भाई हाइड्रोजन का 1 होता है, ये सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं। कैसे? हीलियम का 2 होता है, 1+ चार्ज, 1 माइनस कर दो, प्लस का मतलब 1 माइनस करेंगे ना। हमारे ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसका मतलब हीलियम पे 1+ चार्ज, तो हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के बराबर। उसके बाद लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का 3 होता है, तो वहां से 2+, 3 में 2+ का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बेरिलियम का मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है? 4। अब उसमें से वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कितना बचेगा? ये सभी हाइड्रोजन लाइक हैं कि नहीं है? ठीक है, बाकी मैंने फॉर्मूला आपको लिखा ही दिया था। एक और नोट करो जरा, वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन can also be calculated, can also be calculated, can also be calculated from the Bohr theory, from the Bohr theory, qualitatively, क्वालिटेटिवली। अरे तुम लोग इसका फॉर्म क्या बोलो तुम लोगों को? हाँ, क्वालिटेटिव नहीं जानते क्या? उसी में है। क्वालिटेटिवली it is found that, sorry, हाँ ठीक है, it is found that magnitude of velocity, it is found that the magnitude of velocity, magnitude of velocity of an electron magnitude of velocity of an electron increases with increase of z, increase of z मतलब z की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। and decreases with increase in the principal quantum number, principal quantum number।
कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ z पे, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये बात ध्यान देना। हाँ, शेल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी जो होता है वो उसका कम होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और एनर्जी में क्या होता है? अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। एनर्जी होगी तो ही तो वेलोसिटी होगी ना। तो अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, En इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही तो था। मतलब n जो है वो एनर्जी के यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर n बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, इसको बहुत ध्यान से देखना, हालांकि ये हो चुका है बट फिर भी एक बार देख लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर थियरी। भाई नेगेटिव में वैल्यू कम हो जाती है ना। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? -13.6, यही होता है ना। तो -13.6 का मतलब क्या है कि एनर्जी सबसे कम है, मतलब माइनस वैल्यू ज्यादा होती है। जब n की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वहां पर माइनस की वैल्यू कम होती जाती है, और जब नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी तो वहां पर एनर्जी क्या होती है? ये बढ़ती जाती है। इस बात को याद रखना। मतलब नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट, मतलब ये रिवीजन अगर नहीं करोगे तो हाथ से चला जाएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर थ्योरी। अगर मैं यहां पे डेल्टा ई की बात करूं, डेल्टा ई क्या होता है? E2 माइनस E1। E2 का मतलब इनिशियल है, उल्टा है। हाँ, E2 एंड E1, यहां पर E1 क्या है? फाइनल। अरे भाई इनिशियल टू फाइनल जाता है ना, जैसे 5 से 3 पे आया तो 5 क्या था उसका? इनिशियल। हाँ, E2 माइनस E1। तो हम लोग अगर डेल्टा ई निकालते हैं तो वहां पर क्या होगा? चेंज इन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ये n इक्वल टू 1 था, ये इनिशियल है, और फाइनल मतलब जहां से आया है वो, ये कहने का मतलब। तो इसमें से उसको हम लोग माइनस करते हैं ना, यही तो होता है। तो यहां पर ई आई माइनस क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी, ई एन इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई आई का मतलब माइनस आर एच अपॉन क्या होगा? एन आई का स्क्वायर होगा। और यहां पर क्या होगा? एक माइनस है पहले से, और फिर से क्या होगा? ई एफ का, तो माइनस आर एच अपॉन कितना हो जाएगा? एन एफ का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताइए।
भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, माइनस आर एच इंटू 1/n², ये होता है इनिशियल के लिए एन आई हो जाएगा और फाइनल के लिए एन एफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद डेल्टा ई अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो माइनस आर एच अपॉन क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन एन एफ का स्क्वायर। क्लियर है, बोलो क्लियर बा। अब उसके बाद देखो यहां पे, अब उसके बाद देखो यहां पे अगर मुझे आर एच कॉमन लेना है, क्या हुआ, अगर मैं यहां पे आर एच कॉमन ले लूं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते, देखो आप इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, आर एच माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, चलो लिख देता हूं। अगर आप इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, इसको आगे लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन क्या होगा, एन आई का स्क्वायर। अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आर एच, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। भाई एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको नोट करिए। अगर कभी भी, क्या इजी है ना, हाँ इजी तो है ही, पूरी केमिस्ट्री इजी है। अभी ऑर्गेनिक आएगा वो भी इजी है, आसान है। अच्छा ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है आपको, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये जो चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट, मतलब अरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये लोग ऐसे हंस रहे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक मारा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर था, फिजिकल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल है, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक है, रिडॉक्स रिएक्शन फिजिकल है, ठीक है। जो चैप्टर आप बोल रहे हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, नाम उसमें दे रखा है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल है, हाँ वही मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है। ये हो गया, ठीक है, आगे चलो। द इमिशन लाइंस, कुछ पॉइंट्स नोट करो जरा। द इमिशन लाइंस, इमिशन लाइंस, हाँ, कंप्रीजिंग द 5 सीरीज, हाँ द इमिशन लाइंस कंप्रीजिंग द 5 सीरीज। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, कंप्रीजिंग द 5 सीरीज, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम द एक्साइटेड, from the excited hydrogen atoms, from the excited hydrogen atoms, वापस से बोलो। The emission line comprising the 5 series, the result of electronic transition from
द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स, वही बताया लाइमन, बामर, पाशन, आपको बता चुका हूं। लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, लिखो बोर एटॉमिक मॉडल, नोट करना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोर एटॉमिक मॉडल फेल टू बोर एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू सर हमें सब शॉर्ट में है ना पॉइंट, तो टेक्निक में तो है ही पूरा पूरा लाइन। एक तो नोट करो पहले, फेल टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स, अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन। आप नोट नहीं कर रहे हो गया, वेरी गुड। फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। मतलब हाइड्रोजन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, अगर हम लोग नील्स बोर की बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन की बात की। अगर पूछा रहा है कि सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है इनका, तो इन्होंने जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है इन्होंने सिर्फ बताया हाइड्रोजन के लिए, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके दूसरे एलिमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ये इनका सबसे बड़ा यहाँ पर डीमेरिट है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, एक पॉइंट, एक लाइन में नोट करो। बोर मॉडल वॉज अनेबल टू Bohr model was unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen। देखो इन्होंने, हाँ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स को अगर एक बार किसको, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, स्पेक्ट्रम ही बोल सकते हैं उसको। स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है कि बहुत सारे एटम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत सारी लाइंस आ रही है, एक साथ कनेक्ट होती हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको। अब उसके बाद देखो, एक और नोट करना, फिर आगे चलते हैं। चलो अच्छा, तो एक लास्ट नोट कर लो, 3 नोट करो, 3 एटलीस्ट 3 तो होना चाहिए। Bohr theory failed to explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds। अब उसके बाद बोर मॉडल फेल किया तो 2 साइंटिस्ट फिर से आ गए। एक का नाम था डी ब्रोगली, हाँ डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, 2 लोग आए थे। इन्होंने क्या बताया था, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखो डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली इक्वेशन। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है
जो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, मूव करता है। और इन्होंने ये बोला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये इनका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसको हम लोग देखो, मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी जो होता है p से रिप्रेजेंट करते हैं, p होता है मोमेंटम, ठीक है। अब उसके बाद h क्या होता है भाई, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तुमने जेई वाले बैच में जब पढ़ा था तो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था, एक ही चैप्टर। हाँ, डिटेल में तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है, हाँ मतलब यहाँ पर तो बहुत कम है, मतलब सिलेबस ही कम है इसका। बाकी अगर जेई में जाओगे तो पूरा एनसीईआरटी कवर होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो फास्ट हो जाता है और क्वेश्चन भी होते हैं वहाँ पे उतने। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह भी बताया होगा ना वो सब। तो यहाँ पर P इक्वल टू एम इंटू वी, एच इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद देखो h की वैल्यू क्या होगा, 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। h इक्वल टू 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अगर कभी पूछा रहा है कि h की वैल्यू क्या होती है तो ये रखोगे आप, इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। m क्या है, मास। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर लैम्डा क्या है भाई, वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लैम्डा इक्वल टू, ओ सॉरी, h अपॉन p भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p भी हो सकता है। इसको नोट करिए जरा। अच्छा, p लिखा नहीं मैंने, p यहां मोमेंटम होगा। p यहां पर क्या होगा, मोमेंटम। तो तुम जेई वाले बैच में गई थी, फिर तुमने ये डिसाइड क्यों किया मुझे सीटी में आना है? अच्छा, ओके। हाँ मतलब ठीक है, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमको। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है हाइजेनबर्ग का, इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या था, इस पर हम लोग देखते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लास में ऐसे बैठते हैं, क्या हुआ? हाँ देखिए, यहां पर डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होती है, इतना होता है 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। उसके बाद यहां पर P क्या होगा, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम। तो अगर वेवलेंथ फाइंड करना है, इधर अगर वेवलेंथ फाइंड करना है तो हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, मास पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, तो हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, ये कहने का मतलब है।
ये डी ब्रोगली इक्वेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है नहीं बताना चाहती मत बताओ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब उसके बाद ध्यान से देखो, देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन दोनों एक साथ हम नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी, देखो कोई बाइक से जा रहा है, स्पीड में है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है, ये दोनों एक साथ हम नहीं बता सकते। जब आप वेलोसिटी बता पाओगे तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी ये नहीं बता पाओगे, है कि नहीं भाई। पोजीशन बताने के लिए कुछ तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो स्पीड और वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या क्या पूछो क्या है? आउट ऑफ क्या है? अभी तक तो नहीं। अकॉर्डिंग टू velocity and position, velocity and position of any object, velocity and position of any object cannot be determined साइमल्टेनियसली। मतलब दोनों चीजें एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, वेलोसिटी और मोमेंटम या पोजीशन। पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, और अगर वेलोसिटी बता पा रहे हो तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसको किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है न्यूक्लियस के, तो उसकी कौन सी पोजीशन होगी नहीं बता सकते। वेलोसिटी और पोजीशन दोनों साथ में नहीं बता सकते। अगर वेलोसिटी आप बता रहे हो तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, और अगर पोजीशन बता पा रहे हो तो वेलोसिटी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये कहने का मतलब था। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने बताया था कि डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज ग्रेटर आर इक्वल देन H अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा P क्या है? चेंज इन मोमेंटम। अगर हम लोग डेल्टा P की बात करते हैं तो ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अगर हम लोग डेल्टा X की बात करते हैं तो यहां पर क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अगर हम लोग बात करें यहां पे H, तो आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा mv हो जाएगा ना। अच्छा, m डेल्टा v, हाँ डेल्टा mv है, ठीक है, डेल्टा mv और इनटू डेल्टा x ग्रेटर आर इक्वल देन h अपॉन 4 पाई
या डेल्टा V इंटू डेल्टा X ग्रेटर आर इक्वल देन H/4πm। नोट करो इसको। अब उसके बाद बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हाँ नोट कर लो ना। देखो यहाँ पे हाइजेनबर्ग और दो साइंटिस्ट ने मिलकर के बताया था, एक का नाम था श्रोडिंगर और यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा था H psi इक्वल टू E psi। हाँ H को बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन बोलते हैं इसको, और E क्या है, टोटल एनर्जी। और यहां पर साई क्या है, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। साई को वेव फंक्शन बोलते हैं। हाँ वेव फंक्शन। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आप जानते रहो। एच का मतलब हैमिल्टोनियन बोलते हैं इसको। ये पूछा जाता है कि श्रोडिंगर और उन्होंने मिलकर कौन सा इक्वेशन बताया था, तो H psi इक्वल टू E psi बताया था। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब श्रोडिंगर ने ही बताया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। जब उन्होंने इस इक्वेशन को बताया तो उन्होंने फिर क्वांटम नंबर्स को भी क्या किया, डिस्क्राइब किया। कितने क्वांटम नंबर बताए, 4 क्वांटम नंबर। यहां पर 3 दे रखा है बट आप इसको याद रखना, मतलब एटम को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने 4 क्वांटम नंबर बताए थे। कौन कौन से, प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, और एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर ना। अरे मुंह क्यों बना रही है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ कौन है, एजीमुथल। स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। रुको जरा समझाने तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन को s से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहीं से पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टार्ट होता है, यहां से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा 1s2 2s2 सारी चीजें। ठीक है, इसको नोट करो भाई, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, जैसे मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद यहां पर दे रखा है शेल सिंबल,
शेल सिंबल दे रखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड साइज ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ शेल, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से ना। अब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर शेल सिंबल क्या होगा, K L M और N, ठीक है, K L M और N। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, देखो कभी भी पूछा रहा है कि K शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, जो N की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है n स्क्वायर। जो भी ऑर्बिट है, जो भी नंबर ऑफ शेल है उसका स्क्वायर कर दो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड हो जाएगा। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करना चाहते हो तो 1 का स्क्वायर मतलब यहां पे 1 ही होगा। उसके बाद L शेल में पूछा रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2 का स्क्वायर करो तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप यहां पे n इक्वल टू 3 के लिए बताना चाहते हो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। मतलब कि L M और N शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 4 9 16 होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ शेल, आपको भी पता है कि साइज ऑफ शेल क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है ना। तो यहां पर क्या होता है, साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस, क्लियर है क्या, बोलो भाई, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर, ऑर्बिटल ना, ऑर्बिटल कोई भी ऐसा फंक्शन है या ऑर्बिटल एक ऐसा प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ऑर्बिटल्स का मतलब जैसे मान लो ऑर्बिटल्स को ऐसे, हाँ वो सब बता रहा हूं अभी, वो सब आएगा, अभी आ रहा है SPD, अब सब आएगा, डोंट वरी, अभी सब आ रहा है। अभी हम लोग शेल की बात कर रहे थे ना, अभी सब शेल आ रहा है आगे, इसके आगे आएगा। हाँ वो सब भी आ रहा है आगे। मैक्सिमम 4 तक हो जाते हैं, मैक्सिमम जो 4 होते हैं, आगे भी होते हैं K L M N O, मतलब मैक्सिमम जो यूजेस है वो यहां तक है, N तक, ठीक है। हो गया। अब अगर यहां पे बात किया जाए
देखो आपको ये पता है कि SPDF ये 4 टाइप के क्या होते हैं, सबशेल होते हैं ना, शेल के अंदर सबशेल होते हैं SPDF। हाँ ये क्या होते हैं, सबशेल। क्या होते हैं, सबशेल होते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे एल की वैल्यूज के बारे में सबशेल के लिए, तो एल की वैल्यू 0 किसके लिए होता है, एस के लिए। ये चीजें हम लोग टॉपिक जब कर रहे थे तो वहां भी किया था, याद होगा आपको। अगर एल इक्वल टू 0 होगा तो हम किसके लिए यूज करते हैं, एस के लिए यूज करते हैं ना। अगर एल इक्वल टू 0 है तो वो एस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। और एल इक्वल टू अगर वहां पर 1 है तो वो पी सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा। एल इक्वल टू 2 है तो डी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। और एल इक्वल टू 3 रहेगा तो वो एफ सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। एल इक्वल टू 0 1 2 3 SPDF। ठीक है, इसको नोट करिए। अच्छा, नंबर ऑफ सबशेल पूछा रहा है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल जो होता है वो वैल्यू ऑफ n के बराबर होता है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। इस बात को समझो, मतलब n की जो वैल्यू होगी ना वही होगा सबशेल की वैल्यू। से मान लो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 में सिर्फ एक सबशेल होता है 1s, याद होगा आपको 1s। 1p नहीं होता, 1d नहीं होता, 1f नहीं होता। क्यों नहीं होता हमने वहां बताया था, फिर से बताऊंगा। हाँ n इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 सबशेल, मतलब वैल्यू ऑफ n पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सबशेल इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, जो n की वैल्यू होगी वही सबशेल की वैल्यू होगी। तो 2 में क्या होता है 2s 2p, अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद 3 में क्या होता है 3 सबशेल होता है। 4 में क्या होता है 4 सबशेल, जो n की वैल्यू वही सबशेल की वैल्यू। नोट करिए इसको। उसके बाद यहां पे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। क्या नाम है आपका, अरमान। हाँ एल की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटेड है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। ये जो वैल्यू होती है वो एन की वैल्यू से कम होगी हमेशा, बताया था। इक्वल नहीं हो सकता भाई, शेल और सबशेल इक्वल होते हैं क्या, नहीं, शेल के अंदर ही सबशेल होते हैं। तो यहां पर अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या रहेगी 0, सिंपल सी बात है। n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 1 ना, 3 है तो l की वैल्यू 2 रहेगी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ही हम l की वैल्यू रखते हैं, ये बात समझो। कभी भी n और l की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि शेल तो सबशेल से बड़ा ही होगा, शेल के अंदर सबशेल होते हैं, तो कहने का मतलब शेल बड़ा होगा सबशेल से। और शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। शेल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और सबशेल को l से रिप्रेजेंट करते हैं। n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। So we can say कि L is equals to n minus 1. बोल सकते हैं l की वैल्यू हमेशा n-1 होगी या n से छोटी होगी, बराबर भी नहीं हो सकती, ठीक है। l की वैल्यू लेस देन n होगा। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। कभी भी
L की वैल्यू N से बड़ी नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, हमेशा छोटी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सर पर आपने ऐसा क्यों बोला कि 1 से ज़्यादा भी ना हो? कौन सा? सब एक ही ज़्यादा है। ये वैल्यू की बात कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा बोला ना कि L इज इक्वल टू n माइनस 1, तो आपने बोला -1 या -2 या -3 हो सकता है। नहीं, अगर डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, ये कहने का मतलब है। अगर n की वैल्यू 4 है ना, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो L की वैल्यू 3 हो। तो L की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। L की वैल्यू 2 भी हो सकती है, हाँ 1 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। क्योंकि भाई L देखो, n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, उसमें 4 टाइप के सबशेल होंगे, सिंपल सी बात है, तो कम ही होगा ना, ज्यादा नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। नोटेड? बहुत अच्छे से नोट करो। हाँ, अभी जो यहां पे आ रहा है, क्या सभी को मैंने बोला था एटॉमिक नंबर लर्न हुआ? 20। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक लर्न नहीं हो पाया? फिर से कॉन्फ़िगरेशन आ गया, अब यहां पर एटॉमिक नंबर जरूरत पड़ेगी आपको। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने लोग हैं जो अभी तक लर्न नहीं कर पाए? सबको आता है? आपको नहीं आता? क्यों? मैंने कितनी बार बोला कि लर्न कर लो? एक बार बोला, फिर क्यों नहीं हुआ अभी तक? कितने लोग बता सकते हैं? 20। हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 9। आपको आता है? आपको आता है? नहीं, आपको नहीं आता? पीछे चलो, बोलो, सब लोग सुनो। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, सॉन्ग में आता है ऐसे। सॉन्ग आउट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉन्ग सुनता हूँ, कोई बात नहीं, सॉन्ग हम सबको पसंद है। बोलो आप। ठीक है, खाओ। लास्ट आप बोलिए। आता है क्या 30? बोलो फिर। नो 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 नो, स्कैंडियम का वेनेडियम आता है। ओ सॉरी 23 होता है, सॉरी। ये क्या है? अच्छा बोला तो बगल वाले क्यों नहीं बता पाएंगे? वो ताली बजाएंगे। जैसे उन्होंने बताया क्या वैसे आप बता सकती हो? जैसे उन्होंने बोला आप बोल सकती हो? जी आगे आप बोलो तो फिर 30 बोलो, सभी लोग सुनेंगे। यहां पर इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है -L2 प्लस L होती है। जैसे मान लो यहां पर दे रखा है, अगर m की वैल्यू यहां पर
L की वैल्यू 1 दे रखी है, क्या हुआ? तो M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? यहां पर -L2 + L, मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। होगा कि नहीं होगा भाई? -L2 + L होता है, तो L = 1 दे रखा है, तो -1, 0 एंड +1। अगर यहां पर L = 0 दिया होता तो M की वैल्यू सिर्फ क्या होती? 0 होती। भाई -0 + 0 मतलब 0 ही होता है, उसमें क्या? अगर L = 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं अगर L = 2 दे रखा है, ठीक है? L = 2, देन M = -2, -1, 0, +1 एंड +2। अच्छा, L की वैल्यू 3 दे रखा है तो क्या होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। इस बात को ध्यान देना। अब जैसे यहां पर एक और टेबल दे रखा है, शेल दे रखा है, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टोटल ऑर्बिटल इन द शेल, टोटल ऑर्बिटल इन द शेल, क्या? टोटल नंबर ऑफ सबशेल, और क्या है यहाँ पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर, K, L, M। अब देखो n = 1, n = 2, n = 3 ना, तो टोटल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 9 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सबशेल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबशेल क्या होता है? वैल्यू ऑफ n पे डिपेंड करता है। n की जो वैल्यू होगी वही होगा नंबर ऑफ सबशेल। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबशेल होगा ना। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करता हूं तो n = 1 पहले वाले में, ध्यान दो, पहले वाले में क्या होगा भाई? n = 1 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। यहां पर n = 2 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। L = 1 हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? और n = वहां पर 3 है तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और यहां पर 2 भी हो सकती है। बराबर तो नहीं होगी, हमेशा लेस देन हो सकती है। क्लियर है? बोलो। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल पूछा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, तो ये क्या होता है? 2l + 1। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एस सबशेल पूछा रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे एस सबशेल में,
तो S के लिए L इक्वल टू 0 होगा। S सबशेल की अगर हम लोग बात करेंगे, S सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, L इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां पर होगा 2L प्लस 1, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। अगर वैसे ही मुझे P सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर P सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर P सबशेल, क्या हो जाएगा, 2L प्लस 1, L की वैल्यू P के लिए क्या होती है, 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। D के लिए क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और F के लिए क्या होगा, 7। नोट करो फटाफट इसको। मुझे भी मालूम है, क्यों चिल्ला रहे हो। अच्छा, अगले लेक्चर में ट्राई करूंगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही जाएगा, 2-3 लॉ बचे हुए हैं, और कॉन्फ़िगरेशंस और ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे।